नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र जागटिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए आरबीएससी के साथ हम वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 6 के हमारा राजस्थान नामक पाठ्य पुस्तक के, जो कि लोकल कक्षाओं में हमारे लगती है। और आज के इस कंपटीशन के दौर में ऑथेंटिक किताबें हैं, वो हमारे एक सच्चे साथी के रूप में उभर के सामने आ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय का। हमारा अध्याय है 6। इस वीडियो श्रृंखला में हमने 5 अध्याय अभी तक अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अध्याय 6 हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी की किताबें। इस वीडियो श्रृंखला में हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन में किताबें लगती है, वो किताबें हम अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपकी वीडियो के साथ जुड़ने का। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो नया मेरा वीडियो जो भी आता है वो आपको सबसे पहले उपलब्ध होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है राजस्थान के इस अध्ययन में कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन आरबीएससी जो देती है वही सबसे ज़्यादा प्रूव होता है, सबसे ज़्यादा मान्य होता है। तो राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी काफ़ी बार हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ की जलवायु कैसी है? हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। हमें कौन कौन से उत्तर इससे मिलेंगे? सबसे पहले तो देखते ही ऊपर जो हमारा राजस्थान का भौतिक स्वरूप है वो हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन आरबीएससी की किताबें कुछ अलग ही पढ़ने का नज़ारा है। तो राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं, इसका जवाब भी हमें इस अध्याय में मिलने वाला है। पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जलवायु कैसी है राजस्थान की? क्लाइमेट कैसा है? इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल व विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। हाईलाइट कर रखा है, नोट डाउन करना है अच्छी तरह से। और रिवीजन के समय जब हमारे पेपर नज़दीक होंगे, हमारा जो कंपटीशन है बिल्कुल क्लोजअप होगा, तो हम इन रिवीजन क्लासेस को अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय एवं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है और दक्षिणी भाग पठारी भाग है। अतः भूसंरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे प्राचीन जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है हमारी अरावली। पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है, दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। और ये प्रश्न बनता है कि कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को। अच्छी तरह से आप लर्न कर सकते हो। थार मरुस्थल जो कि पश्चिमी राजस्थान का भाग आता है, अरावली पर्वत मध्यवर्ती भाग, पूर्वी मैदान जो पूर्वी भाग राजस्थान का पड़ता है, और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो हम हाड़ौती के रूप में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं थार मरुस्थल को। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये जो आपका पहला थार का मरुस्थल है कितने भागों में बटा हुआ है। ये राजस्थान के 12 जिलों में, और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का फल का 61% भाग झेलता है। यहाँ राजस्थान के लगभग 40% जनसंख्या रहती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति,
कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। प्रश्न कितने बन रहे हैं और थार मरुस्थल से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। थार मरुस्थल में राजस्थान का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। टोटल भाग कितना आता है पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का? 61%। और विश्व के सबसे महानतम मरुस्थलों में गिना जाता है। जनगत घनत्व सबसे ज़्यादा है, पशु घनत्व सबसे ज़्यादा है, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? वो है थार मरुस्थल। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, 12 जिलों में फैला हुआ है, 61% भाग में है, 40% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं? 12 ज़िले आते हैं और उसमें से मुख्य हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। इन्हें बालू का सपूत व स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। प्रश्न बन सकता है, बालू का सपूतों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धोरे कहा जाता है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुस्थलीय, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतःप्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अब 4 भागों में बांटा गया था राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश को। उसमें से थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है ये आप इसमें देख सकते हैं कि मरुस्थलीय भाग, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंतःप्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अब बात करते हैं अरावली की। दूसरा भाग आता है अरावली का, नोट डाउन करना है आपको अच्छी तरह से। दूसरा जो मध्यवर्ती भाग राजस्थान का, अरावली पर्वत श्रृंखला। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 9% भाग पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरावली है राजस्थान के क्षेत्रफल को कितना प्रतिशत घेरती है? तो वह 9%। थार मरुस्थल है वो राजस्थान की 61% को, और अरावली पर्वत श्रृंखला जो मध्यवर्ती भाग है वो 9% भाग में फैली हुई है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेर ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। राजस्थान में इसका भाग इस किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन आप एक्स्ट्रा इसको लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। 550 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल पड़ता है राजस्थान के अंदर, लेकिन टोटल अरावली के अगर लंबाई पूछी जाए तो वह 692 किलोमीटर। ये गुजरात के खेड़ब्रह्मा से उत्तर में दक्षिण के रायसीना तक फैली हुई है। अरावली पर्वत माला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला पड़ती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भाग है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे उच्च भाग कौन सा है? तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। अरावली पर्वत है वो 9% भाग में फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में इसका जो है विस्तार क्षेत्र है, और यह है विश्व के सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला है उनमें से एक है। इसकी टोटल लंबाई पूछी जाए तो 692 किलोमीटर, और राजस्थान में ये 550 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अरावली पर्वत मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। मरुस्थल को आगे बढ़ने से पश्चिमी से जो पूर्वी क्षेत्र की तरफ जो मरुस्थल बढ़ता है उसको ये रोक देती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं। बहुत सारी नदियाँ हम पढ़ेंगे तो उसमें जो मुख्य नदियाँ वो अरावली पर्वत श्रृंखला से राजस्थान की जितनी भी नदियाँ हैं वो इस तरह निकलती हैं। ये उद्गम स्थल के रूप में जानी जाती है।
इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। ये अंतर हमारे अंदर जो पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान, जो कि अलवर, भरतपुर वगैरह पड़ता है, जिसमें बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिस वजह से जो पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में जो जलवायु का अंतर है वो किसकी वजह से है, वो है अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से। इसी वजह से वहाँ बरसात ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दक्षिणी, पूर्वी और दक्षिण राजस्थान में वर्षा करती है मानसून को रोककर। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो वह है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, हमने सबसे पहले शुरुआत जो हमारा अध्याय शुरू हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह गुरु शिखर। यह है सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई बहुत सारी किताबों में कंफ्यूज करने वाले जो है वो पैमाने दे रखे हैं, माप दे रखे हैं। कहीं पे बार 1730 रहेगा, 1724 रहेगा, 1719 रहेगा, लेकिन जो हमारी आरबीसी की किताबें हैं उन्हीं को पढ़िए और उन्हीं के माध्यम से अपने नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि जो कि इसमें जो दी गई है वो 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश के इस मैप को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि मैप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। लर्निंग बाय डूइंग का यहाँ एक सिद्धांत लागू होता है, साइकोलॉजी का। राजस्थान भौतिक प्रदेश, उत्तर जो ऊपर दे रखा है अच्छी तरह से, घग्गर का मैदान, बागड़ शेखावाटी प्रदेश, उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ, विंध्य गगार, हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, बनास बेसिन, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ। ये देखो बीच में दे रखा है हमादा क्या है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्या कहलाता है। आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं इसको, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आरबीएससी की किताबें पढ़िए और अपने कदम सफलता की तरफ बढ़ाइए। ध्यान से देखिए, हमादा किसे कहते हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जहाँ पर जो रेत के धोरे नहीं होते हैं, टीले नहीं होते हैं, वहाँ उसको हमादा कहते हैं। बहुत सारे यहाँ इस दे रखे हैं, हाड़ौती का पठार दे रखा है, माही का मैदान दे रखा है, वागड़ अब छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। वागड़ पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, अच्छी तरह से इसको नोट डाउन करना है। आप बुक स्टॉल से जाके राजस्थान के मैप लेके आओ और उसको आप इस तरह से जो किताबों में दे रखा है उस तरह से आप भरिए और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेतीला शुष्क मैदान, जिसको थार कहते हैं, अर्ध शुष्क मैदान, अरावली पर्वत। ये जो संकेत दे रखे हैं, ये अलग अलग कलर दे रखे हैं इस मैप के अंदर। आप इससे पता लगा सकते हैं कि जो हरे मैदान है वो मैदान के रूप में है, अरावली पर्वत वो किस में है, ये जो कलर दे रखा है इस इधर, और हाड़ौती क्षेत्र जो इस कलर का है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को पढ़ रहे हैं आज हम, पूर्वी मैदान को। तीसरा भाग है पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग किन किन नदियों से निर्मित है, चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। पूर्वी भाग जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है, यह मैदान राजस्थान के लगभग 23% भाग को फैला है। देखो रिविजन करते हैं। थार मरुस्थल है 61%, अरावली पर्वत श्रृंखला 9% क्षेत्र में, और जो पूर्वी मैदान है वो 23% क्षेत्र में फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, पूर्वी मैदान। नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल की भीड़ या डांग या उत्खात भूमि, बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। पर्सन
किसी तरह भी इससे भी पूछ सकता है कि चंबल के बीएड सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है? धौलपुर क्षेत्र के अंदर, डांग क्षेत्र, भरतपुर क्षेत्र, या उसको उत्खात भूमि भी कहा जा सकता है। उत्खात भूमि कैसे प्राप्त होती है? नालीय अपर्दन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया। चंबल के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? डांग क्षेत्र या उत्खात क्षेत्र या चंबल के बीहड़, 3 नामों से जाना जाता है। कोटा से धौलपुर का जो नाली अपर्दन के कारण, यानी नदी के जो बहाव की वजह से जहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे कट पड़ जाते हैं धरती पे, उसी को हम क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र या चंबल के बीहड़ के रूप में ऊबड़ खाबड़ भूमि को जानते हैं। राजस्थान के सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। थार मरुस्थल में भी 40%, लेकिन इसमें भी 40% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिसे माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गाँवों के समूह व 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 56 का मैदान कहाँ है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। 56 का मैदान कहाँ है? राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा के व प्रतापगढ़ जिलों में जो माही और सहायक नदियों के निर्मित मैदानी भाग को क्या कहते हैं? 56 का मैदान। माही नदी के और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित भाग है उसको क्या कहलाता है? मैदानी भाग को 56 नदी नालों का समूह क्या कहलाता है? 56 का मैदान। 56 का मैदान किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं? माही नदी के और उसकी सहायक नदियों के, जो कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर है। दक्षिणी पूर्वी पठार हमारा जो चौथा भाग दे रखा है भौतिक प्रदेशों में, वो है दक्षिण पूर्वी पठार, जिसमें हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में, कितने प्रतिशत में? 7% भाग में इस पठारी क्षेत्र के अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यकाली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। पठारी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लावा निर्मित मध्यमकाली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख रूप से राजस्थान में स्थित उड़िया व आबू मुख्य पठार, जो कि दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र है, हाड़ौती का पठार, उसमें कौन कौन से हैं? सिरोही में स्थित उड़िया व आबू। सिरोही के अंदर कौन कौन से पठार है? उड़िया। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है। उदयपुर राजसमंद में स्थित बोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ है? उदयपुर राजसमंद में। चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल व उदयपुर व प्रतापगढ़ में स्थित लासड़िया का पठार। उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में लासड़िया का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर और प्रतापगढ़ में। ऊपरमाल चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित क्षेत्र है, वो ऊपरमाल कहलाता है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ऊपरमाल, उदयपुर राजसमंद बोराट का पठार, सिरोही में स्थित उड़िया का पठार, आबू पर्वत श्रृंखला, चित्तौड़ में स्थित मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़ में स्थित है। और लासड़िया का पठार है वो उदयपुर व प्रतापगढ़ में। इसको नोट डाउन आपको करना पड़ेगा अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जलवायु ऋतु चक्र अच्छी तरह से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।